नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा कंपनी और कंपनी में ऋण पत्र। देखिए, अंश पूंजी के बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज हम ऋण पत्र जो हमारा टॉपिक है डिबेंचर, उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आज की क्लास में हम 1 बाय 1 करेंगे। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, कंपनी द्वारा जनता से लिए गए ऋण के प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं। देखिए, कंपनी को जब पूंजी की आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है, तो कंपनी जनता से जो ऋण लेती है और उस ऋण के प्रमाण स्वरूप जो प्रलेख जारी करती है उसे क्या कहते हैं, ऋण पत्र कहते हैं, डिबेंचर कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न कहता है ऋण पत्र किस प्रकार का ऋण है। तो ऋण पत्र है वो दीर्घकालीन ऋण पत्र है, एक लंबी अवधि के लिए लिया जाता है, तो इसे हम क्या किस प्रकार का ऋण कहते हैं, दीर्घकालीन ऋण कहते हैं, लॉन्ग टर्म लोन है ये। तीसरा प्रश्न है ऋण पत्रधारी को प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होता है। ऋण पत्रधारी को प्रतिफल के रूप में जो ब्याज है वो प्राप्त होता है, क्योंकि ऋण पत्रधारी को जो ऋण पत्र जारी किया जाता है उसमें ब्याज का उल्लेख होता है कि किस दर से ब्याज दिया जाएगा। तो ऋण पत्रधारी को ऋण के बदले में ब्याज है वो प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। हमने पढ़ा था कि अंश में प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होता है, अंशधारी को प्रतिफल के रूप में लाभांश प्राप्त होता है, जबकि ऋण पत्रधारी को प्रतिफल के रूप में ब्याज प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 4 कहता है ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं। तो ऋण पत्रधारी कंपनी के ऋणदाता या लेनदार होते हैं, क्योंकि ऋण पत्रधारी होते हैं वो बाहरी दायित्व या बाहरी दायित्व होता है, जबकि अंशधारी होते हैं वो कंपनी के आंतरिक दायित्व होते हैं, और ऋण पत्र क्या होते हैं, बाहरी दायित्व होते हैं। तो ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं, ऋणदाता या लेनदार होते हैं। प्रश्न संख्या 5 कहता है ऋण पत्रधारी को कंपनी में कौन सा अधिकार नहीं होता। तो ऋण पत्रधारी को कंपनी में वोट देने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि वोट देने का अधिकार किसको होता है, अंशधारी को होता है, ऋण पत्रधारी को वोट देने का अधिकार नहीं होता। प्रश्न संख्या 6 कहता है बिना किसी निश्चित दर के साथ निर्गमित किए जाने वाले ऋण पत्र क्या कहलाते हैं। तो इसका उत्तर होगा शून्य कूपन दर ऋण पत्र। इसका आंसर क्या होगा, शून्य कूपन दर ऋण पत्र। नीचे है वो ऊपर करेंगे अभी तब दिख जाएगा। देखिए, शून्य कूपन दर ऋण पत्र क्या होता है उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। शून्य कूपन दर ऋण पत्र वे होते हैं जिनके निर्गमन के समय उनके ब्याज की दर निश्चित नहीं होती। ऐसे ऋण पत्रों को बट्टे पर जारी किया जाता है, और ये बट्टे की राशि जब परिपक्वता के समय ऋण पत्र की राशि का या बॉन्ड की राशि का पूरा भुगतान किया जाता है, तो ये बट्टे की राशि ही उसका प्रतिफल होता है, ब्याज के बराबर होती है। तो शून्य कूपन दर वाले ऋण पत्र है, तो इसे क्या कहते हैं कि बिना किसी निश्चित दर के साथ निर्गमित किए जाने वाले ऋण पत्र क्या कहलाते हैं, शून्य कूपन दर ऋण पत्र कहलाते हैं, क्योंकि इनके निर्गमन के समय इनके ब्याज की दर निश्चित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 7 कहता है ऐसे ऋण पत्र जिनका निश्चित समय के बाद भुगतान कर दिया जाता है क्या कहलाते हैं। तो ऐसे ऋण पत्र जिनका निश्चित समय के बाद भुगतान होता है, ऐसे ऋण पत्रों को शोधनीय या मोचनीय ऋण पत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 कहता है कि ऐसे ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं, तो ऐसे ऋण पत्रों को नग्न या असुरक्षित ऋण पत्र या अरक्षित ऋण पत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे ऋण पत्र कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार द्वारा सुरक्षित नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हो तो उन्हें हम पंजीकृत ऋण पत्र कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि पंजीकृत ऋण पत्र से क्या आशय है, तो ऐसे ऋण पत्र जिनके धारकों का नाम कंपनी की पुस्तकों में लिखा होता है, रजिस्टर में लिखा होता है, तो ऐसे ऋण पत्रों को पंजीकृत ऋण पत्र कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 कहता है क्या ऋण पत्रों का हरण किया जा सकता है। नहीं, ऋण पत्रों का हरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऋण पत्रधारी होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, लेनदार या ऋणदाता होते हैं, तो उनके ऋण पत्रों का हरण कैसे किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 12 कहलाता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाले वे क्या कहलाते हैं।
तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो होने वाले व्यय होते हैं वो पूंजीगत व्यय होते हैं। क्या होते हैं? पूंजीगत व्यय होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाला व्यय क्या कहलाता है? पूंजीगत व्यय कहलाता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 13 कहता है कि ऋण पत्रों को कंपनी के चिट्ठे में कहाँ लिखा जाता है? यानी डिबेंचर को जब बैलेंस शीट बनाई जाती है कंपनी की तो उसको कहाँ दिखाते हैं? तो ऋण पत्रों को नॉन करंट लायबिलिटीज यानी गैर चालू दायित्व में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यानी दीर्घकालीन ऋणों में हम दिखाते हैं। डिबेंचर को कहाँ दिखाते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटीज यानी क्षमता एवं दायित्व के जो इसका भाग होता है, इसके अंतर्गत गैर चालू दायित्व नॉन करंट लायबिलिटीज होता है, उसके लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी दीर्घकालीन ऋणों में दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 14 कहता है प्रतिभूति प्रीमियम को कंपनी के चिट्ठे में कहाँ दिखाया जाता है? तो देखिए प्रतिभूति प्रीमियम को कंपनी के चिट्ठे में शेयर होल्डर फंड यानी अंशधारक निधि में रिजर्व एंड सरप्लस मतलब संचय एवं आदि के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। आपको पता होगा कि जो बैलेंस शीट या तुलन पत्र बनाया जाता है उस तुलन पत्र की शुरुआत हम क्षमता एवं दायित्व इक्विटी एंड लायबिलिटीज से करते हैं। तो उसमें जो पहला भाग होता है वो होता है अंशधारक निधि शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंतर्गत हम क्या देते हैं? शेयर कैपिटल लिखते हैं जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल, क्षमता अंश हो गए, पूर्वाधिकार अंश पूंजी हो गई और जो हरण किए गए अंशों की पूंजी हो गई। इसके अलावा इसमें जो रिजर्व एंड सरप्लस संचय आदि के है वो आता है जिसमें हम क्या लिखते हैं? जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, जनरल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। तो इन सारी मदों को हम जो संचय से संबंधित है उसको हम रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 15 कहता है प्रतिभूति प्रीमियम या प्रब्याजी कैसा लाभ है? तो प्रतिभूति या प्रीमियम प्रब्याजी पूंजीगत लाभ है। सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में ये बात अभी कह रहा है कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है वो कैसा लाभ है? तो ये पूंजीगत लाभ है। अभी हमने ऊपर बात की ना कि प्रतिभूति प्रीमियम को चिट्ठे में कहाँ दिखाते हैं? तो शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार क्या ऋण पत्र का निर्गमन बट्टे पर किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखने की बात है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 ये कहती है कि कंपनी अंशों को बट्टे पर निर्गमन नहीं कर सकती है, लेकिन ऋण पत्रों के निर्गमन बट्टे पर कोई प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर किया जा सकता है, अंशों को नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 17 कहता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा किस प्रकृति का होता है? तो ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा पूंजीगत हानि है। अभी ऊपर हमने पढ़ा कि प्रतिभूति प्रीमियम जो ऋण पत्रों के निर्गमन पर प्राप्त होती है वो कैसा लाभ है? पूंजीगत लाभ है। तो उसी प्रकार ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिया गया बट्टा या ऋण पत्रों के निर्गमन पर होने वाले व्यय या हानि कैसी हानि होती है? पूंजीगत हानि होती है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है ऋण पत्रों के निर्गमन पर दिए गए बट्टे को चिट्ठे में कहाँ दिखाते हैं? यानी ऋण पत्रों का निर्गमन जब बट्टे पर किया जाता है तो बट्टे की राशि को चिट्ठे में कहाँ दिखाते हैं? देखिए जो बट्टे की राशि है उसको अपलिखित किया जाता है। अगर अपलिखित की जो अवधि है वो 1 वर्ष से ज़्यादा की अवधि है तो उसको हम नॉन करंट एसेट्स में, अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? गैर चालू संपत्ति में, अन्य गैर चालू संपत्ति में दिखाएंगे। अगर जो बट्टे की राशि है जिनका अपलेखन किया जाना है, राइट ऑफ किया जाना है, अगर वो 1 साल से कम अवधि में यानी जो बैलेंस शीट बनाई गई है और अगली बैलेंस शीट 31 मार्च को बनेगी, उससे पहले अगर उनको अपलिखित किया जाना है तो उसको नॉन करंट एसेट्स में नहीं दिखाएंगे, करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स में दिखाएंगे। तो सबसे पहली बात कि बट्टे को चिट्ठे में कहाँ दिखाएंगे? तो नॉन करंट एसेट्स में, अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे, यानी गैर चालू दायित्व के अन्य गैर चालू संपत्ति के अन्य गैर चालू संपत्ति में दिखाएंगे। कब? जब बट्टे के जो अपलिखित की जाने वाली राशि है वो 1 वर्ष से बाद की अवधि तक 2, 3, 4, 5 वर्षों में उसका अपलेखन किया जाना है तो उसको हम नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे और नॉन करंट एसेट्स में भी अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे।
प्रश्न संख्या 19 कहता है व्यवसाय का क्रय प्रतिफल का मूल्य शुद्ध संपत्ति से अधिक होने पर किस खाते को नाम किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब क्रय प्रतिफल की राशि अधिक होती है तो नाम पक्ष की तरफ जो अंतर आता है वो लिखा जाता है ख्याति के नाम से। किस नाम से? ख्याति के नाम से, गुडविल के नाम से लिखा जाता है। देखिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है? ख्याति खाता। आपने क्रय प्रतिफल विधि में जो ख्याति निकालने की क्रय प्रतिफल विधि भी साझेदारी में पढ़ी है, उसमें भी ख्याति का जो मूल्य निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियाँ। तो क्रय प्रतिफल में से शुद्ध संपत्तियाँ, और शुद्ध संपत्तियों का मतलब क्या होता है कि संपत्तियों में से दायित्व घटाने के बाद जो बचती है वो शुद्ध संपत्तियाँ बचती है। तो क्रय प्रतिफल में से जब शुद्ध संपत्तियाँ घटाई जाती है तो अंतर की राशि क्या कहलाएगी? ख्याति कहलाएगी। प्रश्न संख्या 20 कहता है व्यवसाय का क्रय प्रतिफल का मूल्य शुद्ध संपत्तियों से कम होने पर उसे किस खाते में जमा किया जाता है। तो नाम पक्ष में हमने देखा कि ख्याति खाता नाम किया जाता है, तो जमा पक्ष में पूंजी संचय कैपिटल रिजर्व अकाउंट को जमा किया जाता है। ठीक है ना। तो व्यवसाय जब हम क्रय करते हैं और क्रय प्रतिफल की राशि दी गई होती है, तो अगर अंतर है वो नाम पक्ष की तरफ ज़्यादा है, यानी क्रय प्रतिफल की राशि ज़्यादा है, तो नाम ख्याति खाता करेंगे। अगर शुद्ध संपत्तियों की राशि ज़्यादा है, क्रय प्रतिफल की राशि कम है, तो अंतर जमा के पक्ष तरफ आएगा, तो उसे हम पूंजी संचय खाते में जमा करेंगे। प्रश्न संख्या 21 कहता है परिवर्तनीय ऋण पत्र से क्या आशय है। तो ऐसे ऋण पत्र जिनको अन्य प्रतिभूतियों में परिवर्तित किया जा सकता है उन्हें परिवर्तनीय ऋण पत्र कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। प्रश्न संख्या 22 कहता है ऋण पत्र पर ब्याज लाभ पर प्रभार है या नियोजन है। तो ऋण पत्र का ब्याज लाभों पर प्रभार होता है, क्योंकि कंपनी को लाभ हो या न हो ब्याज का भुगतान तो करना पड़ेगा। तो ऋण पत्रों का ब्याज लाभों पर क्या होता है? प्रभार होता है। प्रश्न संख्या 23 कहता है अमोचनीय ऋण पत्र से क्या आशय है। तो आंसर देखिए इसका क्या, ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी के जीवन काल में भुगतान नहीं किया जाता है अमोचनीय ऋण पत्र कहलाते हैं। यानी ऐसे ऋण पत्र जिनका मोचन है, भुगतान है, शोधन है, कंपनी के जीवन काल में नहीं किया जाता है, तो उसे अमोचनीय ऋण पत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है वो करते हैं। देखिए इसके सारे प्रश्न 1 बाय 1 कर रहे हैं हम। प्रश्न संख्या 24 कहता है ऋण पत्र के निर्गमन पर हानि या बट्टे को कैसे अपलिखित किया जा सकता है। अभी ऊपर हमने बात की थी कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि या बट्टे को कहाँ दिखाया जाता है। तो हमने देखा कि नॉन करंट एसेट्स के अदर नॉन करंट एसेट्स में इसको दिखाते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि इसको कैसे अपलिखित किया जा सकता है। तो देखिए नीचे आंसर लिखा है कि प्रतिभूति प्रीमियम संचय की राशि से अपलिखित किया जाता है। यदि प्रतिभूति प्रीमियम संचय में शेष कम है तो कम राशि को लाभ हानि विवरण से लेकर अपलिखित किया जा सकता है। यानी जो बट्टे की राशि है उसको हम प्रतिभूति प्रीमियम संचय के जो शेष है, जो राशि का शेष है, उससे अपलिखित कर सकते हैं। अगर उसमें राशि बट्टे की राशि से कम है तो जो राशि कम रह जाती है उसको हम लाभ हानि विवरण से ले सकते हैं और बट्टे या हानि को अपलिखित कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 कहता है कि जब कंपनी बैंक से ऋण लेती है, ये अब नहीं है, ये जब है, इसको थोड़ा सा देख लें। जब कंपनी बैंक से ऋण लेती है तथा जमानत के रूप में ऋण पत्र जारी करती है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे संपार्श्विक प्रतिभूति कहा जाता है। यानी कंपनी जब बैंक से ऋण लेती है और उस ऋण की जमानत के रूप में सहायक प्रतिभूति के रूप में जो ऋण पत्र जारी करती है उसे हम संपार्श्विक प्रतिभूति कहते हैं। क्या कहते हैं? संपार्श्विक प्रतिभूति। प्रश्न संख्या 26 देखिए क्या लिखा है। जब ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में निर्गमन किया जाता है तो क्या प्रविष्टि होती है। तो आपको पता है कि जब ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में बैंक को जारी करते हैं तो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है, टू डिबेंचर अकाउंट करते हैं। ठीक है। तो इसमें 2 प्रविष्टि होती है। पहली प्रविष्टि तो जो बैंक लोन हमें प्राप्त हुआ है उसकी हम प्रविष्टि करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, जो राशि बैंक से हमें प्राप्त हुई है। और सेकंड प्रविष्टि होती है
जितने रुपए के हमने ऋण पत्र बैंक को जारी किए उसकी, तो उसमें क्या प्रविष्टि होती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, यानी ऋण पत्र उचंती खाते को हम क्या करते हैं, नाम करते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, वो करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 27 कहता है कि जब ऋण पत्रों का मोचन प्रीमियम पर किया जाना हो तो प्रीमियम के लिए ऋण पत्रों के निर्गमन पर क्या प्रविष्टि होती है। देखिए जब ऋण पत्रों का मोचन प्रीमियम मतलब एक ऋण पत्र था जो 100 रुपये का था और इसका भुगतान है वो 5% प्रीमियम पर किया जाना, यानी चुकाना कितना है, 105। तो यहाँ पर 5 रुपये प्रति ऋण पत्र से क्या होगी, हानि होगी। तो इस हानि की जो व्यवस्था है वो ऋण पत्रों के निर्गमन के समय जब हम करते हैं तो क्या प्रविष्टि होती है, तो प्रविष्टि क्या होगी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। जो भी जितने भी ऋण पत्र हैं उन ऋण पत्रों को 5 से गुणा करेंगे और जो राशि आएगी उसके लिए क्या होगा, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर तो डेबिट होगा और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। प्रश्न संख्या 28 कहता है कि जब कंपनी ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति या सहायक प्रतिभूति के रूप में जारी करती है तो किस खाते को नाम किया जाता है। अभी हमने ऊपर प्रविष्टि देखी थी कि जब ऋण पत्रों को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में जारी किया जाता है तो ये देखिए ऊपर अभी तक तो पड़ी है प्रविष्टि, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, यानी ऋण पत्र उचंती खाते को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। किस खाते को, ऋण पत्र उचंती खाते को। देखिए यहाँ पर लिखा है ऋण पत्र उचंती खाता डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 29 कहता है कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को पुस्तकों में कहाँ दर्शाते हैं। देखिए चाहे ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि हो चाहे ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा हो, दोनों को अपलिखित करने का सेम प्रावधान है, दोनों को पुस्तकों में लिखने का भी सेम प्रावधान है। ऊपर हमने पढ़ा था कि ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टे को बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में, अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाते हैं और ये सेम प्रावधान किसके लिए लागू होता है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, और ये सेम प्रावधान डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर पर भी लागू होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और ये दोनों कैसी आनी है, पूंजीगत आनी है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी पूंजीगत आनी है और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर भी पूंजीगत हानि है। दोनों को अपलिखित अगर करना है तो कहाँ से करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से करते हैं। अगर उसमें राशि कम रहती है तो वो राशि हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से लेके आ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको दिखाने की बात है तो इसको नॉन करंट एसेट्स के अदर नॉन करंट एसेट्स में दिखाएंगे। 30वां प्रश्न है कि ऋण पत्र कैसा दायित्व है। तो ऋण पत्र हमने शुरुआत में बात की थी कि ये दीर्घकालीन दायित्व है और कैसा दायित्व है, बाहरी दायित्व होते हैं। क्योंकि जो अंश होते हैं, जो अंश पूंजी होती है वो आंतरिक दायित्व होता है, जो अंशधारी होता है वो आंतरिक दायित्व होते हैं, और जो ऋण पत्र होता है वो बाहरी दायित्व होता है। क्योंकि अंशधारी कंपनी के स्वामी होते हैं जबकि ऋण पत्रधारी कंपनी के लेनदार या ऋणदाता होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने ऋण पत्रों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। विद्यार्थियों, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कि भाई आपको जो प्रश्न करवाए जा रहे हैं, जो क्लास ली जा रही है, वो आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप यस लिख के, गुड लिख के अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। अगर आपको ठीक लगती है तो एवरेज लिख सकते हैं। अगर आपको ठीक नहीं लगती है तो नॉट गुड भी आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया जरूर दें और वीडियो को लाइक करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।